गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूपीपीसीएस और आरओ का दृष्टि का प्रतिशत नंबर आज 4 देखते हैं। 3 इससे पहले हम देख चुके हैं और इसमें जीएस के क्वेश्चंस देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतिशत रहेगा आज का। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो सभी इसमें रखते हैं हम। और देखो, अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, M2M क्लासेस नाम से ही है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो सभी को, क्योंकि सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए। अब देर ना करते हुए हम क्लास को स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के तहत वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? निर्धनता की समाप्ति, जलवायु परिवर्तन, जवाबदेह उपभोग एवं उत्पादन, या सशस्त्र संघर्षों पर रोक लगाना। तो जो SDG यानी 17 जो लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक अचीव करना है, उसके बारे में पूछा है कि उनमें से ये चारों में कौन सा नहीं है। देखो, निर्धनता की समाप्ति भी है उन 17 लक्ष्यों में। निर्धनता की समाप्ति के बारे में बता दूं, इसका प्रावधान है इसमें जो इसका पहला लक्ष्य है ना SDG फर्स्ट, उसमें यानी शून्य गरीबी के बारे में कहा है। सेकंड कहता है शून्य भुखमरी के बारे में। उसी हिसाब से तीसरा कहता है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली के बारे में। पहले ये देखो, जलवायु परिवर्तन। ये जो जलवायु परिवर्तन है ये भी है SDG में, और इसके बारे में ये कहा गया है। SDG जो 12वां लक्ष्य है उसमें कहा गया है जलवायु परिवर्तन के बारे में, नहीं 13 में कहा गया है जलवायु परिवर्तन के बारे में, 13 में। और ये जवाबदेह उपभोग एवं उत्पादन के बारे में कहा गया है 12 में। तो ठीक है, जवाबदेह उपभोग एवं उत्पादन के बारे में किस में? 12 में। और 13 में कहा गया है जलवायु परिवर्तन के बारे में। और देखो, ये जो ऑप्शन डी दिया हुआ है सशस्त्र संघर्षों पर रोक लगाना, ये SDG में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं अब। FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 के पहले संस्करण पुरुष और महिला निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए? देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 5S यानी FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 में खेला गया है, और इसका ये पहला संस्करण हुआ है पुरुष और महिला दोनों का। तो देखो, इसका संस्करण हुआ है ये ओमान की राजधानी मस्कट में। किस में? ओमान की राजधानी मस्कट में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, एक चीज़ बता दूं, वैसे तो हॉकी के मैच में सामान्यतः देखा जाए तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 5S में समझ पा रहे होंगे तो इसमें कुल 5 खिलाड़ी रहे हैं। कितने? 5 खिलाड़ी। गोलकीपर को लगा करके, याद रखना, गोलकीपर सहित इसमें एक टीम में 5 खिलाड़ी हुए। और इसमें देखो, पुरुषों में, उसमें महिलाओं में तो विजेता बनी है नीदरलैंड और उपविजेता बनी है भारत, ठीक है। और पुरुषों की बात की जाए तो नीदरलैंड ही विजेता बनी है पुरुषों में भी। यानी समझ सकते हो, 5S जो विश्व कप हुआ है दोनों में, पुरुष और महिला में विजेता नीदरलैंड बनी है, लेकिन पुरुषों में उपविजेता मलेशिया बनी है, महिलाओं में उपविजेता भारत बना है, ठीक है। देखो, ये तो हमने बात कर ली 5S जो विश्व कप हुआ है हॉकी का, ये विश्व कप की, ठीक है। लेकिन एक 5S एशिया कप भी हुआ था इससे पहले, ठीक है। उसका भी पहला संस्करण हुआ था, और वो पुरुष और महिलाओं का दोनों का हुआ था। वो सलाहले ओमान में ही हुआ था। वो 2023 में हुआ था, ये 2024 में हुआ है। ओमान के सलाहले में हुआ था। और उसको यानी पुरुष और महिला दोनों का खिताब, यानी 5S एशिया कप का खिताब भारत ने जीता था। किसने? भारत ने। इसमें भारत महिलाओं में उपविजेता रहा है, याद रखना। और पुरुष और महिला दोनों का विश्व कप का खिताब नीदरलैंड ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? भीतरखड़का राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, ये तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा भीतरखड़का हो गया, और इसके अलावा सिमलीपाल भी है उड़ीसा में। और देखो, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है क्या? नामदफा, देखो, ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि असम में। तो जवाब यही हो जाएगा, और इसमें जो गलत है वही पूछा है। देखो, असम में तो काजीरंगा पड़ा होगा, डिब्रू साईखोवा है, नामेरी, ओरांग, मानस, ये सभी असम में पड़ते हैं। अब देखो, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में है, ये सही है। और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नहीं, पिन घाटी, पिन वैली, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और देखो, उत्तर प्रदेश में दुधवा है। वाल्मीकि जो है बिहार में पड़ता है। और कान्हा, पन्ना, पेंच, ये सभी मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। देखो, एक पेंच महाराष्ट्र में भी है और एक पेंच मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। अब एक साइड में टाइगर रिजर्व है, एक साइड में उनकी अवस्थिति के बारे में है। देखो, बोट टाइगर रिजर्व
बोर्ड छोड़ो, पहले वाल्मीकि देखो, आपको आसानी होगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मैंने बताया था अभी कहाँ है, बिहार में, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, और सरिस्का भी पड़ा होगा, ये राजस्थान में है। तो इस हिसाब से 2 कर लिए तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन में, यानी बी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। बी का 4 और डी का 3, तो देखो एक ही में है ये, तो ऑप्शन ए सही है। इसका आंसर तो हो गया आपका, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ए का 1 और बी का 4, नहीं बी का 4 तो लगा दिया, ए का 1 और सी का 2। देखो बोर कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, और सी का 2 काली टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। दोबारा देख लो, काली से का आ रहा है स्टार्टिंग में, कर्नाटक में भी का आ रहा है, तो उस हिसाब से याद कर सकते हो। काली टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में, बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, वाल्मीकि है बिहार में, सरिस्का है आपका राजस्थान में, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सी जैव ईंधन की फसलें हैं? जैव ईंधन की फसलें, करंज, महुआ, जेट्रोफा, बताओ। देखो ये जो जैव ईंधन की जो फसलें होती है ना, इनका उपयोग करके हम बायोडीजल का निर्माण करते हैं, और ये जो बायोडीजल बनाते हैं हम, ये पर्यावरण में कम प्रदूषण करता है। यानी प्रदूषण के लिए जैसे पेट्रोलियम, कच्चा तेल वगैरह जो होता है, उसके मुकाबले फ़ायदेमंद अधिक होता है, यानी कम प्रदूषण करता है, समझ सकते हो। तो देखो इसमें करंज है, महुआ है, जेट्रोफा है, तो ये तीनों ही बायोडीजल बनाते हैं इन तीनों से, और ये तीनों जैव ईंधन की फसलें हैं, याद रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं अब, यूट्रोफिकेशन संबंधित है। यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, या वायु प्रदूषण से? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लूँगा मैं आपका 1 मिनट, लेकिन आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा यूट्रोफिकेशन से संबंधित। समझ लो, यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण हिंदी में कह सकते हो। ये जो होता है ये जल प्रदूषण से संबंधित होता है। किससे? जल प्रदूषण से। इसके बारे में जान लो कि ये जो जल प्रदूषण से संबंधित यानी यूट्रोफिकेशन सुपोषण जो होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जल में देखा जाए तो जो पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है, यानी पोषक तत्व संवर्धन की घटना जो होती है, उसी को हम सुपोषण कहते हैं। जैसे इसमें पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, यानी बहुत ही ये महत्वपूर्ण घटना होती है। इसके बारे में और बता दूं आप सभी को कि पोषक तत्वों में जब अधिकता हो जाती है, तो पोषक तत्वों की जल में, तो शैवालों की वृद्धि होती है। शैवाल बड़ी संख्या में तीव्र वृद्धि करते हैं, जिससे देखा जाए सूर्य का प्रकाश जो होता है, जो जलीय जीव होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से उनकी मृत्यु होने लगती है। ठीक है, जब पेड़ पौधे यानी शैवाल तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश में बाधक होते हैं, जीव जंतु मरने लगते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन्हें नहीं मिलता है। इसी तरह से देखा जाए सड़े गले पौधे और जो जैविक पदार्थ होते हैं, उनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होता है इसमें, और फिर इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, और जिसके कारण बड़ी संख्या में जलीय जीवों का नाश होता है। और देखो पौधों के मरने और सड़ने से एक अप्रिय गंध भी निकलती है। और इसी तरह से देखा जाए तो ये जो पानी होता है उस क्षेत्र का, वो मनुष्य के प्रयोग के लिए नहीं रह पाता है फिर। और देखो प्लवकों और शैवालों के बहुत अधिक अचानक वृद्धि से पानी का रंग भी चेंज हो जाता है, कलर जो होता है पानी का कलर चेंज हो जाता है। और जो ये कलर चेंज हो जाता है, इसी को हम वाटर ब्लूम कहते हैं, या फिर इसे एल्गन ब्लूम भी कह सकते हैं। और देखो इसमें जो पौधा होता है, ये एक विषाक्त यानी कह सकते हो बहुत ही जहरीली गंध छोड़ता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में मछलियाँ भी मरती हैं। और देखो इसी टोटली पूरी घटना को हम पोषक तत्वों की समृद्धि की जो ये घटना होती है, इसी को हम सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कह सकते हैं। इसके काफ़ी प्रभाव भी होते हैं, याद रखना, जैसे कि पर्यावरण पर भी प्रभाव होता है, और आपका सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी होता है इसमें। देखो पर्यावरण पर भी प्रभाव होता है, जैसे कि पानी में पारदर्शिता में कमी होती है, क्योंकि शैवाल वृद्धि करते हैं तो शैवालों की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसमें, और प्रजाति विविधता में भी कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कमी हो जाएगी तो। और क्या बताऊँ, खाद्य जाल संकट भी हो जाता है इसमें, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे मछलियों की मृत्यु होती है, आर्थिक हानि भी होती है इससे। और इसमें पानी की इम्यूनिटी जो होती है वो वैल्यू में कमी आती है, उसमें पर्यटन को भी हानि होती है इससे। तो काफ़ी ये समझ सकते हो, काफ़ी हानिकारक घटना होती है ये। ठीक है, तो ये जल प्रदूषण से संबंधित होती है, यूट्रोफिकेशन की जो घटना होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इतना समझ लो कि जल संकाय में पोषक तत्व संवर्धन की घटना को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किस देश में किया गया?
तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किस देश में किया गया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड। बताओ कहाँ पर किया गया है? तो देखो ये तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसी के निकट एक शहर जी है, उसमें तमिल कवि हैं ये तिरुवल्लुवर, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। देखो तिरुवल्लुवर ने संगम साहित्य में तिरुकुरलम, ऐसा ही है कुछ, तिरुकरम है या देख लेना आप, या फिर उसे कुरल भी कह सकते हो, उसकी रचना की थी। कुरल आप याद रख लेना, कुरल आसानी होगी, कुरल या फिर त्रिकुरल इसी हिसाब से है, ठीक है, उसकी रचना की थी। ये तीनों धर्मों से जैसे तीन भागों से तीन भागों में विभाजित था, ना कि तीन धर्मों में, जैसे धर्म, अर्थ और काम, इसमें ये विभाजित किया था इन्होंने, धर्म, अर्थ और काम। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? सुरेंद्र सिंह, हार्दिक सिंह, कृष्ण बहादुर पाठक और हरमनप्रीत सिंह। देखो बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और ये पुरुष खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की। तो देखो 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा ये प्रदान किया गया है, ये जो पुरस्कार है इसके बारे में जान लो। प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है हार्दिक सिंह को। किसको? हार्दिक सिंह को दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, ये भारत के उप कप्तान है। और महिलाओं में बात की जाए तो जेंडे वार्ड को दिया गया है, ठीक है, महत्वपूर्ण वो हो गया। और गोलकीपर भी पूछे जाते हैं तो प्रमिन ब्लॉक है, एक डच से यानी प्लेयर हैं वो, प्रमिन ब्लॉक, उनको दिया गया है। और देखो महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया है सविता पूनिया को, ये भारत की कप्तान है सविता पूनिया, भारतीय महिला हॉकी टीम की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरवेल तना परजीवी है। तो देखो पहला देखो, अमरवेल तना परजीवी है क्या? तो देखो ये तो ठीक है, अमरवेल को देखा ही होगा आपने, तने पर ही मिलती है, जैसे पेड़ों पर डालियों पर जो रहती है। और देखो चंदन, देखो चंदन ये जड़ परजीवी होता है, ये भी ठीक है। आर्किड अधिपादप यानी एपिफाइट, ये भी सही है। देखो घटपर्णी ये जलोदविद, ये गलत है इसमें। देखो इसके बारे में बताऊं मैं आपको कि घटपर्णी जो होता है ये नेफेंथीस कुल का कीटबच्ची पौधा होता है। और ये जो पौधे होते हैं यानी नेफेंथीस कुल के जो कीटबच्ची पौधे होते हैं ये मुख्यतः देखा जाए तो शाक होते हैं और दलदली या अधिक जो नम स्थान होते हैं उस पर उगते हैं। और जलोदविद से समझ सकते हो आप, या तो यह अंशतः जल में डूबे रहते हैं या फिर पूर्णतः जल में रहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के पादप जो होते हैं ये जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। और देखो चंदन के बारे में बता दूं, चंदन जो होता है यह आंशिक रूप से मूल परजीवी, अमरवेल जो होता है ये तना परजीवी होता है, और आर्किड जो होता है ये अधिपादप होता है, ठीक है। तो इसमें यही गलत है। घटपर्णी जो होता है ये जलोदविद नहीं होता है, ये नेफेंथिस कुल का कीटबच्ची पौधा होता है, याद रखना। नेक्स्ट, जैव उपचार की स्वस्थानीय पद्धति में निम्न में कौन शामिल है? जैव उपचार की स्वस्थानीय पद्धति में निम्न में कौन शामिल है? कंपोस्टिंग, लैंड फॉर्मिंग, बायो रिएक्टर या बायो वेंटिंग। जैव उपचार की स्वस्थानीय पद्धति में देखो आपने पढ़ा होगा जैव उपचार की दो पद्धतियां हैं, एक तो है स्वस्थानीय, एक बाह्य स्थानीय, ठीक है। तो स्वस्थानीय में समझ सकते हो उसके जो प्राकृतिक स्थान होता है यानी जो उसका प्राकृतिक क्षेत्र होता है, उसका निवास स्थान होता है, उसी पर क्रिया की जाती है। और जो बाह्य स्थानीय होती है वो दूसरी जगह पर ले जा करके की जाती है। इसमें देखो कंपोस्टिंग जो होती है ये बाह्य स्थानीय होती है, लैंड फार्मिंग भी होती है बाह्य स्थानीय, और बायो रिएक्टर भी। लेकिन ये जो बायो वेंटिंग जो होती है ये स्वस्थानीय होती है। बायो वेंटिंग क्या होती है? ये स्वस्थानीय जैव उपचार की तकनीक होती है, ठीक है। तो इसका यही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। देखो सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण यानी मृदा से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन हो गया ये काफ़ी। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोती झील कानपुर में है क्या? देखो मोती झील है कानपुर में,
यही सही सही सुमेल है। लेकिन ये सूर सरोवर या फिर इसे कीतम झील भी कह सकते हो, तो ये मथुरा में नहीं है, ये आगरा में स्थित है। कहाँ है? आगरा में। तो ये तो आंसर हो गया इसका, ठीक है। बरुआ सागर झील भी जान लो, ये झांसी में है। और रामगढ़ ताल झील है गोरखपुर में। देखो 4-5 झील और बता दूं। एक झील है करेला, वो भी पूछी जाती है, वो लखनऊ में स्थित है, याद रखना। गोविंद वल्लभ पंत जो सागर झील है, कृत्रिम झील है, वो सोनभद्र में है, याद रखना। और देखो एक पूछी जाती है मदन सागर, वो महोबा में पड़ती है। और एक पार्वती या अर्गा ताल जो है ये गोंडा में देखो बखीरा और याद कर लेना आप, वो संत नगर में ही है, संत कबीर नगर में पड़ती है। और देखो नौझील तो मथुरा में ही है। और सुरहा ताल भी है, एक बलिया में पड़ती है सुरहा ताल। और एक है शेखा झील भी पूछी जाती है, शेखा झील अलीगढ़ में पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिलों का सही क्रम। देखो मैंग्रोवों के बारे में बता दूं, ये जो सबसे अधिक पाए जाते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। देखो थोड़ा मैंग्रोवों के बारे में भी बता दूं मैं आप सभी को। ये जो मैंग्रोव होते हैं ना, ये सामान्यतः वे वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के तटीय या फिर ज्वारनदमुख, जैसे ज्वारीय क्रीक या फिर पश्चजल या लेगून और जो पंख जमा वाले क्षेत्र होते हैं उस जगह पर ये विकसित होते हैं, ठीक है। और मैंग्रोव शब्द एक शब्द जो होता है ये पुर्तगाली शब्द होता है, पुर्तगाली शब्द है मैग्यू, और जिसको अंग्रेजी में कह सकते हो ग्रोव, उससे बना है ये, ठीक है। और देखो मैंग्रोवों के बारे में एक चीज़ और याद कर लो, ये केवल खारे पानी में ही विकसित नहीं होते हैं, ये स्वच्छ पानी में भी होते हैं, याद रखना। और देखो इनकी विशेषताओं में हम ऐसे समझ सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं इनकी, कि जैसे यह प्रतिदिन खारे पानी के बहाव को झेलते हैं और काफ़ी सहनशील होते हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं पानी का अवशोषण करती हैं समुद्र के पानी का, और उससे नमक को अलग करती हैं। और इनकी एक विशेषता ये महत्वपूर्ण होती है कि ये इनकी जो जड़ें होती हैं ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ना बढ़ के नीचे से ऊपर की तरफ गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं, सतह से ऊपर को। और देखो जिन स्थानों पर मैंग्रोव उगते हैं ना, वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, और इसी जहाँ मैंग्रोव उगते हैं उस जगह पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इससे निपटने के लिए मैंग्रोव पौधों में अतिरिक्त जड़ें पाई जाती हैं जो अनुकूलन कहलाती हैं, अनुकूलन जड़ें कहलाती हैं, याद रखना। और देखो मैंग्रोव कलर के हिसाब से ही अलग अलग कलर के भी होते हैं, जैसे लाल मैंग्रोव होते हैं, काले मैंग्रोव होते हैं, सफ़ेद मैंग्रोव होते हैं, या फिर बटनवुड मैंग्रोव भी होते हैं। और देखो भारत में 2019 के अनुसार देखा जाए तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी, उसके अनुसार तकरीबन 4975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले हुए मैंग्रोव जो हैं। और 2017 के अनुसार देखा जाए, अकॉर्डिंग 2017 के, तो 54 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसमें वृद्धि हुई है। और सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैंग्रोव जो पाए जाते हैं, तकरीबन 42-43% पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, उसके बाद 23-24% पाए जाते हैं गुजरात में, ठीक है। तो ये देखो अब इसमें मिलान करना है, ये जिले दिए हुए हैं अलग अलग राज्यों के कि किस राज्य में कौन सा क्षेत्रफल अधिक है मैंग्रोव का, किस में पाए जाते हैं। तो देखो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में बता दिया मैंने, तो इन चारों में देख लो कि पश्चिम बंगाल का कौन सा है। तो देखो दक्षिणी 24 ये जो परगना है ये तो पहले स्थान पर आएगा क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इसमें तकरीबन सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो देखो बी और सी तो वैसे ही कट गए दोनों, तो पहले डी, ए और डी में बचा है दक्षिणी 24 परगना पहले स्थान पर है। उसके बाद आएगा आपका कच्छ। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो देखो कच्छ कौन से में है? तो ए में है, ए ही आंसर हो जाएगा, डी भी कट गया। उसके बाद उत्तरी अंडमान है, तो ये क्षेत्र है, इन्हीं में पाए जाते हैं मैंग्रोव जो हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। देखो जनवरी 2024 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास का नतीजे वाला सबसे छोटा मैच था, ठीक है। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था जनवरी 2024 में टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास का नतीजे वाला सबसे छोटा मैच था, और यह किस स्थान पर खेला गया था? सेंचुरियन, केपटाउन, जोहान्सबर्ग और डरबन। यह अफ्रीकी शहर में खेला गया था। देखो इस मैच के बारे में मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको। ये अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में खेला गया था, भारत और अफ्रीका के मध्य, याद रखना कहाँ? केपटाउन में। और सबसे छोटा मैच था ये टेस्ट इतिहास का। इसमें बात की जाए तो ये मात्र 642 गेंदों का मैच हुआ था। कितने में गेंदों का?
642 गेंदों का, इसमें कुल 642 गेंदें फेंकी थी। और इस टेस्ट मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत भी दर्ज की थी, याद रखना। देखो ये तो टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा मैच हो गया भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य, लेकिन इससे पहले भी छोटा मैच हुआ था टेस्ट, वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के मध्य, हुआ था 1932 में, ठीक है। उसमें कुल गेंद फेंकी गई थी 656, और ये जो भारत और अफ्रीका का हुआ है इसमें 642। नेक्स्ट देखते हैं अब। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास फायरवर्ड का लेखक कौन है? फायरवर्ड के उपन्यास के लेखक कौन है? फायरवर्ड के जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास फायरवर्ड के लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन, नंदिनी दास, शीतल महाजन और साइमा वाजिद। तो देखो तमिल लेखक हैं ये पेरुमल मुरुगन, और इनका उपन्यास है फायरवर्ड, इसी के लिए इन्हें जेसीबी पुरस्कार मिला है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखना। पेरुमल मुरुगन को मिला है जेसीबी पुरस्कार साहित्य का 2023 में। और देखो 2022 में भी पूछा जा सकता है, 2022 में मिला था, किसको मिला था? खालिद जावेद को मिला था, द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए मिला था उन्हें। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या उपर्युक्त राज्यों में किसमें या किन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? देखो उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन किस क्षेत्र में पाए जाएंगे? तो याद रखना ये वन सदाबहार वन वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200-250 सेंटीमीटर होती है, याद रखना, उस क्षेत्र में पाए जाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में होती है? तो नहीं होती है उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में होती है? नहीं होती है। अरुणाचल प्रदेश में होती है, इसके अलावा मेघालय में होती है, और पश्चिमी हिमालय जो पश्चिमी क्षेत्र है, वो जो पश्चिमी हिमालय नहीं, जो पश्चिमी घाट है उस क्षेत्र में होती है, केरल के क्षेत्र में। तो इन जगहों पर पाए जाते हैं। तो इसमें तो केवल अरुणाचल प्रदेश है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। बेवर या दहिया नामक स्थानांतरित कृषि प्रणाली किस राज्य में पाई जाती है? बेवर या दहिया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेवर या दहिया स्थानांतरित कृषि प्रणाली जो है मध्य प्रदेश राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है। किसमें? मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। देखो ओडिशा में कौन सी पाई जाती है? ओडिशा में पामा, दाबी, ये स्थानांतरित कृषि प्रणाली पाई जाती हैं। पामा पाई जाती है, दाबी पाई जाती है। राजस्थान में बलरे या बालतरे, याद रखना, बलरे या बालतरे पाई जाती है। झारखंड में तो सभी को पता ही होगा, झारखंड में पाई जाती है कुरबा, ठीक है। स्थानांतरित कृषि प्रणालियाँ हैं ये सभी, कुरबा पाई जाती है झारखंड में, बलरे या बालतरे पाई जाती है राजस्थान में, उड़ीसा में पाई जाती है पामा या दावी, और ये जो है आपके सामने बेवर या फिर दहिया, ये दोनों पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17 नीचे दिए गए कथन में आपको विचार करना है, देखना है कौन सा सही है। पहला कथन है, कथन और कारण है इसमें। कथन देखते हैं, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। कथन कहता है क्या अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं? तो देखो ये पहला ठीक है, क्योंकि इसके लिए अधिकतम जो इनका जो संश्लेषण किया जाता है भोजन के द्वारा किया जाता है, और ये मानव शरीर में कम ही मात्रा में संश्लेषित होते हैं। देखो मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करता है। देखो इसके बारे में बताऊं कि जो मानव शरीर होता है ना, विटामिनों में बात की जाए तो विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, या फिर विटामिन B12 है, इस तरह की विटामिनों का संश्लेषण ही करता है, बाकी सभी को भोजन के माध्यम से लेता है। तो इसमें कारण देखो, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करता है। तो देखो ये कारण तो गलत है, इसमें कथन सही है, क्योंकि जो अनिवार्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ना, उन्हें मानव भोजन के माध्यम से बाहर से ही लेता है, ना कि शरीर में ही होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें कथन सही है, कारण गलत है, तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं अब। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2023 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के 3 मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। उन 3 न्यायाधीशों में से कौन शामिल नहीं है? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए
कि 3 न्यायाधीश कौन से हैं जिनको मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, पहले ये भी याद कर लेना मुख्य न्यायाधीश कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। तो देखो अब इसके बारे में जानो कि ये जो 3 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है, ये इसमें पहला तो देखो जस्टिस हैं ये सतीश चंद्र शर्मा, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है ये इसमें शामिल। दूसरे हैं आपके जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, इसके बारे में बताऊं ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और ये जो जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा हैं ये पहले दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और तीसरे देखो जस्टिस संदीप मेहता जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है ये है। और ये कहाँ के थे, पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन ये जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है जस्टिस ऋतु बाहरी, ये इसमें शामिल नहीं है, यही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु बाह्य स्थानीय पद्धति है? कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु बाह्य स्थानीय पद्धति है? स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय बताया था मैंने, तो उसमें देखना है आपको। देखो राष्ट्रीय उद्यान स्वस्थानीय पद्धति होती है, वनस्पति संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान क्या होती है, स्वस्थानीय। पवित्र उपवन, जैव मंडल आगार, जीन बैंक, देखो पवित्र उपवन भी स्वस्थानीय होती है, जैव मंडल भी होती है, लेकिन ये जो जीन बैंक होते हैं ये बाह्य स्थानीय होते हैं, याद रखना। क्या होते हैं, जीन बैंक बाह्य स्थानीय होते हैं। और ये बाकी जैव मंडल, पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य वगैरह जो होते हैं सभी स्वस्थानीय होते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इटावा वस्त्र उद्योग, आजमगढ़ वाद्य यंत्र ढोलक, और गाजियाबाद अभियांत्रिकी उत्पाद, लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प, कौन सा है इसमें जो सुमेलित नहीं है? देखो इटावा के बारे में देखो, इटावा जो है ये वस्त्र उद्योग से ही संबंधित है, ये मिलान ठीक है। आजमगढ़ जो है, आजमगढ़ ये काली मिट्टी की कलाकृतियों से संबंधित है, ना कि ये वाद्य यंत्रों से, तो यही जवाब है इसका। गाजियाबाद अभियांत्रिकी उत्पाद सुमेलित है। और आपका लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प से संबंधित है। और देखो अमरोहा के बारे में बता दूं, अमरोहा से संबंधित है वाद्य यंत्र जो है ढोलक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं अब, एक सेकंड, कि अर्थ आवर पहल किस संस्था की पहल है? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अर्थ आवर किस संस्था की पहल है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF की, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, या UNFCCC की, या जर्मन वॉच की? अर्थ आवर, देखो अर्थ आवर के बारे में बता दूं, ये जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी इसे इसका पहले नाम था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का पहले नाम क्या था, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड था इसका, ठीक है। तो इसकी ये महत्वपूर्ण पहल है, याद रखना, ये आयोजित है इसी के द्वारा और ये एक विश्वव्यापी पहल है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और देखो विश्व में प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम के दौरान मार्च के अंतिम शनिवार को, याद रखना, मार्च के अंतिम शनिवार को शाम को 8:30 बजे से लेकर के PM से 9 PM 9:30 PM तक 1 घंटे के लिए बिजली को बंद किया जाता है इसमें। और वर्ष 2023 में इस पहल को 25 मार्च को मनाया गया था। कब? 25 मार्च को 2023 में। और 2024 में 23 मार्च को। देखो 24 में तो मनाया गया 23 मार्च को, और 25 में मनाया गया ये 25 मार्च को मनाया गया 2023 में। तो याद रखना ये अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। मार्च महीने के डेट चेंज हो सकती है और 1 घंटे के लिए बिजली को बंद किया जाता है इसमें। और ये जो पहल है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF की पहल है, याद रखना। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में जो फ्लोएम है ये किसके लिए उत्तरदायी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपको। आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, या जल वहन के लिए? फ्लोएम बताओ। देखो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फ्लोएम जो है ये आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। आहार वहन के लिए देखो फ्लोएम के कार्य बता दूं आपको कि फ्लोएम जो होता है ये पौधों के जो हरे भाग होते हैं जिसमें भोजन निर्मित होता है, उस भाग से पौधों को दूसरे भागों में भोजन को स्थानांतरित करता है। और इस ऊतक को हम क्या कहते हैं? बास्ट भी कहते हैं। क्या? बास्ट भी कहते हैं। और देखो एक जाइलम होता है, जाइलम भी सुना होगा, जाइलम।
जाइलम के बारे में बता दूं, ये पौधों में जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम तो होता है जल संवहन के लिए, जाइलम में ज आ रहा है तो उसी से समझ सकते हो, जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। और ये जो फ्लोएम होता है ये आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है, याद रखना। ऑप्शन ए सही जवाब है। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ब्रह्मपुत्र नदी, देखो करने की कोशिश करें। पहला है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। अब पहला देखो इसमें कि इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से होता है क्या? देखो मानसरोवर झील के निकट यानी तिब्बत के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, ना कि आंगसी ग्लेशियर से। तो देखो इसमें पहला तो ये गलत हो जाता है, किस ग्लेशियर से होता है लिख देता हूं मैं उसको। देखो चेमायुंगडुंग ये ग्लेशियर है, इससे होता है। ये मानसरोवर झील के निकट ही है और कैलाश श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर इससे होता है। और देखो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है क्या? दूसरा देखो इसमें कि सांगपो के नाम से जाना जाता है इसको तिब्बत में, तो देखो ये सही है। लेकिन मुझे जो पहला ऑप्शन है इसमें पहले में थोड़ा कन्फ्यूजन सा है कि जैसे मानसरोवर झील के निकट तो निकलती है कैलाश पर्वत श्रेणी में, क्या आंगसी ग्लेशियर, देखो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के बारे में ही अधिकतर पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये जो आंगसी ग्लेशियर है ना ये उससे पहले ही उसके पास ही है चेमायुंगडुंग के, और फिर ये विलीन चेमायुंगडुंग में ही हो जाता है ये आंगसी ग्लेशियर जो है। तो इसे आप ये भी कह सकते हो कि इससे भी निकल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पहला भी सही हो सकता है इसका, ठीक है। तो पहला भी सही कर लो इसमें, क्योंकि दोनों ये संयुक्त रूप से विलीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये आंगसी ग्लेशियर है तो चेमायुंगडुंग में ही विलीन हो जाता है। तो उसी हिसाब से ये सही हो सकता है इसका जो पहला है, ठीक है। तो पहले को भी सही कर लो। वैसे तो चेमायुंगडुंग आएगा 99% केसों में, अगर कहीं भी ये भी लिखा आ जाए आंगसी ग्लेशियर तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। और तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, तो ये भी ठीक है। और देखो इंद्रावती तथा मंजीरा ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों में शामिल हैं क्या? इंद्रावती और मंजीरा जो हैं इसकी सहायक नदियों में शामिल हैं। तो देखो ये दोनों ही सहायक नदियां हैं इसकी, नहीं ये इसकी सहायक नहीं है। इंद्रावती और मंजीरा ये तो उसकी हैं, क्या बोलते हैं उस गोदावरी की, जैसे इंद्रावती हो गई, मंजीरा मांजरा भी ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो ये तो इसका गलत हो जाएगा ना तीसरा। इसकी तो सहायक नदियों में हम शामिल करते हैं, जैसे एक है आपकी तीस्ता, जो तीस्ता है नेपाल हिमालय और ब्रह्मपुत्र हिमालय को अलग करती है। नहीं, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के मध्य में है, जो सर सिडनी बोरांड ने जो हिमालय का वर्गीकरण किया था उसमें तीस्ता नदी नेपाल हिमालय और असम हिमालय के मध्य में पड़ती है ना, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो। इसके ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट पर लगने वाली ये तीस्ता नदी इसकी सहायक है। इसके अलावा सुबनसिरी भी है, धनसिरी भी है, संकोश, लोहित, ये सभी नदियां हैं। और एक दिबांग भी है इसकी सहायक नदियों में, याद रखना। देखो लोहित और दिबांग जो नदियां हैं इसकी सहायक ये बाईं तट से लगती हैं इसके, ठीक है, बाईं तट से। अब देखते हैं इसमें अगला और देख लो चौथा, इसका बहाव क्षेत्र तिब्बत यानी चीन, बांग्लादेश और भारत में है। तो ये ठीक है, यानी तिब्बत से तो निकलती है जो चीन के कब्जे में है वर्तमान में, फिर भारत में प्रवेश करती है, भारत से निकल करके ये फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है जमुना नाम से प्रवेश करती है बांग्लादेश में। जैसे ही प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र असम में रहता है इसका नाम, और फिर ये आगे जो गोदावरी जाती है यानी गंगा की जो धाराएं विभाजित हो जाती हैं, एक हुगली और एक गोदावरी, वो आगे इसमें मिल जाती है पद्मा नाम से, और फिर इन दोनों की आगे संयुक्त धारा जो है मेघना नाम से वो ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है, डेल्टा जो है। तो देखो 1, 2 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? भारत के निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से देखना है कौन सा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। इनमें से जम्मू कश्मीर बनाता है, राज्य हो या केंद्र शासित दोनों कोई भी हो, ठीक है। राजस्थान भी बनाता है, क्या हरियाणा बनाता है? पंजाब भी बनाता है, क्या लद्दाख बनाता है? तो देखो लद्दाख तो नहीं बनाता है, लद्दाख भी बनाता है, लद्दाख नहीं बनाता है, लद्दाख तो दोनों से बनाता है, पाकिस्तान से भी और चीन से भी।
तो देखो इसमें सबसे पहले देखो जम्मू कश्मीर बनाता है, ठीक है, आपका राजस्थान बनाता है, आपका गुजरात भी बनाता है। गुजरात तो इसमें होगा तो पहले ऑप्शन को काट ही दो, इसमें हरियाणा दिया हुआ है तो हरियाणा तो नहीं बनाता है, ठीक है, पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा देखो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, गुजरात, तो इसका ऑप्शन भी सही है। ये सभी जो राज्य और केंद्र शासित हैं ये सभी पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं और पाकिस्तान से तकरीबन 2324 किलोमीटर के करीब सीमा बनाता है भारत। और सबसे अधिक बनाता है चीन के साथ, तकरीबन नहीं बांग्लादेश के साथ बनाता है, तकरीबन 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, और चीन के साथ भी बनाता है तकरीबन 3400 किलोमीटर के करीब, तकरीबन 3400-3500 किलोमीटर बनाता है चीन के साथ। और नेपाल से भी बनाता है, नेपाल से 1750 कर सकते हो, 1751 किलोमीटर है। इसके अलावा म्यांमार से 1643 बनाता है, और भूटान से 699 यानी 700 कर सकते हो। सबसे कम बनाता है अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अभिनेता को इटली के नागरिक सम्मान से ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? सलमान खान, कबीर बेदी, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान, किसको सम्मानित किया गया है? तो देखो इसमें सम्मानित किया गया है कबीर बेदी को, जो इटली का नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ मेरिट, इससे सम्मानित किया गया है कबीर बेदी को, ठीक है। और कबीर बेदी जो है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं में से हैं जिन्हें हिंदी फिल्मों से शुरुआत की थी और हॉलीवुड में भी काम करके यूरोप में स्टार बन गए थे, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अब, सूची फर्स्ट का इसमें सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में हिमालय के नाम है और एक साइड में उसकी अवस्थिति है। देखो मैंने हिमालय के बारे में बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। देखो हिमालय का वर्गीकरण एक तो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले पर्वतीय प्रदेशों के आधार पर किया जाता है, जैसे ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, उससे नीचे बृहद यानी आंतरिक हिमालय, उससे नीचे लघु हिमालय या उसे मध्य हिमालय भी कह सकते हो, उसके नीचे शिवालिक और बाह्य भी कह सकते हो उसे, और सबसे नीचे होता है उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है। ये इस तरह से भी होता है। लेकिन आपका जो मैंने अभी बताया था उत्तर और दक्षिण के अतिरिक्त देखा जाए तो हिमालय का नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकरण किया था। किसने किया था? सिडनी बोरार्ड ने किया था इसका विभाजन, ठीक है। प्रादेशिक विभाजन किसने किया था? सिडनी बोरार्ड ने। तो ये बताया था मैंने अभी। तो देखो सबसे पहले तो इसमें इसने रखा था पंजाब हिमालय को। पंजाब हिमालय को आप कश्मीर हिमालय भी कह सकते हो। इसमें इसने नदियों के अनुसार किया था। देखो पंजाब हिमालय किया था इसने सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक के क्षेत्र को। तो देखना है अब सतलुज और सिंधु किस में है, तो ए का हो जाएगा सी में। और इसके बारे में बता दूं, पंजाब हिमालय की जो लंबाई है ना तकरीबन 560 किलोमीटर है, और ये सिंधु से लेकर के सतलुज यानी कश्मीर हिमालय भी आता है इसमें, हिमाचल हिमालय भी आता है, और इसमें कुछ हिस्सा काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, धौलाधर, ये सभी इसमें आती हैं, ठीक है। और देखो अब इसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय, यानी जैसे सतलुज नदी पर इसका एंड हुआ तो सतलुज से ही स्टार्टिंग होगी इसकी, सतलुज से काली नदी तक है ये, ठीक है। कुमाऊं हिमालय सतलुज से काली नदी तक है, और इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, याद रखना। और ये ज़्यादातर देखा जाए तो जैसे उत्तराखंड में पड़ता है आपका, और इसमें हम शामिल करते हैं जैसे भागीरथी है, यमुना का उद्गम है, ये इसी के अंतर्गत आता है। नंदा देवी पर्वत जो पड़ता है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। फिर इसके बाद देखो काली नदी का विवाद भारत और नेपाल के मध्य है, वो जो काली नदी है दोनों के मध्य में स्थित है। फिर वहीं से स्टार्टिंग होता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक है। कहाँ से कहाँ तक? काली से तीस्ता तक। और ये सभी में सबसे लंबा है, याद रखना। और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, और इसका अधिकांश हिस्सा नेपाल में ही आता है, ठीक है। काली से तीस्ता के मध्य है ये। इसमें माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल हिमालय में ही पड़ती है। इसके अलावा कंचनजंगा भी काफ़ी ऊंची है, वो भी इसी में पड़ती है जो सिक्किम में है। धौलागिरी भी इसी में है। मकालू पर्वत भी सुना होगा, वो भी इसी में पड़ता है। और देखो अब तीस्ता पर एंड हुआ इसका, तो तीस्ता से असम हिमालय स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। असम हिमालय तीस्ता से देहांग नदी के मध्य है, और इसकी लंबाई भी काफ़ी है, तकरीबन 750 किलोमीटर है। और इसमें जैसे कुला, कांगड़ी, नामचा मरवा, नगा पहाड़ी, ये सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा? ए का तो होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा 4 और डी का होगा 2। 3 1 4 2 देखना है आपको। 3 1 4 2 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसेटिन टाइफॉइडनासी है। देखो क्लोरोमाइसेटिन ये जो है टाइफॉइडनासी से सुमेलित है, ये तो सही है इसका जवाब। और क्रिस्टल ये जो है क्रिस्टल वॉयलेट ये पूतिरोधी, ये भी मिलान ठीक है। क्विनीन क्या मलेरिया रोधी है? तो ये भी ठीक है। देखो एस्पिरिन ये निश्चेतक ये मिलान गलत है, क्योंकि जो एस्पिरिन जो होती है ये दर्द निवारक होती है। क्या? दर्द निवारक, सुना भी होगा इसके बारे में तो आपने। तो यही जवाब है इसका। अब देखो ये जो आपके सामने दिए हुए हैं इसमें भी देखना है कौन सुमेलित नहीं है। एक साइड में चैनल दिए हुए हैं यानी डिग्री चैनल वगैरह जो होते हैं, और एक साइड में देखना है किस किस के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल के बारे में देखो, तो देखो अब करने की कोशिश करें। पहला देखो इसमें 8 डिग्री चैनल, क्या ये मिनिकॉय जो भारत का है, लक्षद्वीप का जो द्वीप है, ये मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है 8 डिग्री चैनल। तो देखो ये सही है पहले वाला। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। यानी देखो नीचे हो गया मिनिकॉय, ठीक है, उससे नीचे हो गया मालदीव, यहाँ पर है 8 डिग्री चैनल, उसके ऊपर ये लक्षद्वीप, तो फिर ये 9 डिग्री चैनल ऊपर ही तो आएगा। एक तो नीचे मिनिकॉय हो गया, ऊपर लक्षद्वीप, तो ये भी ठीक है। और ये डंकन पैसेज देखो, डंकन जो पास है ये लघु अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य स्थित है का डंकन पास। तो देखो ये मिलान जो है इसमें गलत है। ये जो डंकन पास है ना, ये लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है, ना कि कार निकोबार के मध्य। लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है डंकन पास, ठीक है। और ये 10 डिग्री चैनल भी कह सकते हो इसको। नहीं, एक सेकंड दोबारा बताता हूँ, देखो अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे सबसे पहले हम अंडमान को देखते हैं, तो अंडमान में जो द्वीप हैं वो देख लो कि जैसे देखो 4 द्वीपों में बांटा है अंडमान को। सबसे ऊपर है आपका नॉर्थ अंडमान, ठीक है, सबसे ऊपर हो गया नॉर्थ अंडमान, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, ऐसे ही समझ लेना। नॉर्थ अंडमान से नीचे है आपका दूसरा द्वीप है मिडिल अंडमान, ठीक है, ये मिडिल अंडमान हो गया। फिर इससे नीचे है आपका साउथ अंडमान, और सबसे नीचे है आपका इसमें लिटिल अंडमान, ठीक है। तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के मध्य में स्थित है ये डंकन पास, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब बात होती है निकोबार, और देख लो जैसे ये हुआ इतना, इससे नीचे फिर आएगा, और छोटा कर देता हूँ, 1 2 3 4, ये तो निकोबार हो गया, वो हो गया अंडमान हो गया, ठीक है, अंडमान। अब नीचे आएगा निकोबार। निकोबार में भी द्वीपों में अलग अलग बांटा है। जैसे सबसे ऊपर रखा है इन्होंने कार निकोबार को, किसको? कार निकोबार को। तो देखो इनके मध्य में कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य 10 डिग्री चैनल, ठीक है। फिर कार निकोबार के नीचे लिटिल अंडमान, और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणतम किनारा है, ठीक है, ये हो गया। ये देखो डंकन पास है लघु अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में। कोको चैनल, कोको द्वीप म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान को अलग करता है, ये भी सही है, ठीक है। देखो कुछ और चैनल बता देता हूँ आपको। जैसे 49वीं समांतर वो जो रेखा है, 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। 38वीं है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। एक आपकी 17वीं भी है, 17वीं समांतर रेखा है, वो वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। देखो हिंडनबर्ग भी पूछी जाती है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। एक डूरंड है भारत और अफगानिस्तान के, मैकमोहन भारत और चीन के, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के, एक सीज फ्राइड भी है जर्मनी और फ्रांस के मध्य, ठीक है। इन सभी को याद कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? चंबल नदी फतेहपुर के पास यमुना से मिलती है क्या? देखो ये तो गलत होगा, इटावा के पास मिलती है, ना कि फतेहपुर के पास। तो देखो पहला गलत हो गया। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया से निकलती है, दूसरा सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, केवल 2 सही। अब सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में नदियां हैं और एक साइड में उद्गम स्थलों के बारे में देखना है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी, देखो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के कोडागु जिला है, वहाँ
पर है, एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है ये। तो ए का हो जाएगा 4। और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, याद रखना, कावेरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। और इसी पर शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा है शिव समुद्रम। पहला तो सबसे बड़ा तो कुंचिकल और दूसरा है शिव समुद्रम, ये इसी पर स्थित है। और कुंचिकल जलप्रपात जो वराही नदी पर है, वो भी कर्नाटक में, वो सबसे ऊंचा है भारत का। ठीक है, देखो ताप्ती नदी के बारे में भी देख लो, ताप्ती कहाँ से निकलती है, ये निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और सतपुड़ा की पहाड़ियों से। तो बी का हो जाएगा 1। देखो 4 1। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। 2 हो जाएगा, याद रखना। देखो ताप्ती और नर्मदा दोनों पश्चिम की साइड में बैठती हैं और ये अरब सागर में जाकर के, खमाती की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्टरी का निर्माण करती हैं और भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। चंबल देखो, चंबल निकलती है जनापाप पहाड़ी से। कहाँ से, जनापाप पहाड़ी से। उत्कात भूमि के लिए प्रसिद्ध है ये और काफ़ी फेमस नदी है और यमुना की सहायक नदियों में से एक है। तो देखो ये हो गया 4 1 2 3 हो जाएगा, 4 1 2 3 आंसर देखना है, 4 1 2 3। तो ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी मिलान ही करना है आपको। एक साइड में घाटी है, एक साइड में राज्य। कुल्लू घाटी कहाँ पर पड़ती है, कुल्लू घाटी, कुल्लू मनीला घूमने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। युमथांग घाटी कहाँ पर है, युमथांग घाटी। जुक्कू घाटी कहाँ पर है, देखो ये जो जुक्कू घाटी है ना, ये पड़ती है नागालैंड में, नागालैंड मणिपुर के क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, तो जुक्कू घाटी नागालैंड हो जाएगा। और युमथांग घाटी कहाँ पर है, युमथांग घाटी पड़ती है सिक्किम में। और नेलांग घाटी उत्तराखंड में। तो ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। 2 4 3 1, 2 4 3 1। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। दोनों में से देखना है कौन सा सही है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, तो पहला तो सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। दूसरा है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, तो ये देखो दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी हो जाएगा। सूरजकुंड, अब ये मिलान करना है। सूरजकुंड, ये झीलें एक साइड में, सूरजकुंड, रूपकुंड, लोकटक, पेलियार, ये किस राज्य में स्थित हैं। देखो सूरजकुंड मेला भी लगता है, पता ही होगा आप सभी को। तो कहाँ है ये सूरजकुंड मेला और झील, तो देखो ये जो मिलान है ये गलत दिया हुआ है पहला, ये हरियाणा में है और फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड मेला। ठीक है, सूरजकुंड झील कहाँ है, हरियाणा में। रूपकुंड कहाँ पर है, रूपकुंड है उत्तराखंड में, ना कि हरियाणा में, उत्तराखंड। ठीक है, और ये लोकटक ये मणिपुर में है, ये मिलान ठीक है इसका। पेरियार झील ये केरल में, ना कि कर्नाटक में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम और उसके भारत पर प्रभाव पर पुस्तक, ये जो पुस्तक है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में और उनके भारत पर प्रभाव पर पुस्तक है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। ये किसने लिखी है, इसके बारे में ये पूछा है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, एस हुसैन जैदी, शशि शेखर वेम्पति, अमिताभ कांत, फिरोज वरुण गांधी, किसके द्वारा लिखी गई है, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछा है इसमें। तो देखो इस पुस्तक को लिखा है किसने, शशि शेखर वेम्पति ने, शशि शेखर वेम्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो एस हुसैन जैदी के बारे में बता दूं, इनके द्वारा RAW यानी रॉ हिटमैन पुस्तक लिखी गई है। RAW हिटमैन पुस्तक एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई है। RAW और हिटमैन ये पुस्तक लिखी गई है एस हुसैन जैदी के द्वारा। पूछी जा सकती है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है, याद रखना, पूछी जा सकती हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं अब, कपास से सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। कपास से सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है क्या, और कारण है यह भारत का देशज पौधा है। कपास क्या भारत का देशज पौधा है।
तो देखो इतना तो ठीक है, कारण कि भारत का जो कपास है देशज पौधा है, और कपास से वस्त्र उद्योग को क्या कच्चा माल प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। देखो कारण कथन दोनों सही हैं। अब मेन चीज़ ये सोचना है क्या इसकी ये व्याख्या करता है, यह भारत का देशज पौधा है, क्या यह इसकी व्याख्या करता है कि कपास से सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। तो देखो ये व्याख्या तो नहीं करता है, वैसे ही भले ही दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो इसका ये ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। ये जो संविधान के भाग दिए हुए हैं ये देखना है आपको, प्रावधान संविधान का भाग जो दिए हुए हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। राजभाषा भाग 17 में है क्या राजभाषा, देखो राजभाषा जो है भाग 17 में है, ये मिलान तो सही है। और आपका संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, ये भी सही है, बताया था मैंने। देखो संघ तो है भाग 5 में, राज्य है भाग 6 में, 7वां निर्सित पड़ा हुआ है, तो 8वें भाग में केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र ये भाग 8 में है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र या भाग 10 में है क्या, तो ये भी सही है मिलान। निर्वाचन आयोग जो है क्या भाग 11 में है, तो निर्वाचन आयोग जो है ये भाग 15 में है, ना कि भाग 11 में। XV यानी 15 समझ सकते हो इसे, तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत के पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है क्या। देखो ये पहला उल्टा लिखा हुआ है, ये गलत है, क्योंकि जो पूर्वी तट है वो अधिक प्रभावित होता है, ना कि पश्चिमी तट, यानी पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट अधिक प्रभावित होता है चक्रवातों से, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। तो याद रखना पूर्वी तट अधिक प्रभावित होता है, ना कि पश्चिमी तट। पूर्वी तट पर अधिक चक्रवात आते हैं, और भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। भारत का जो पूर्वी तट है उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, तो देखो ये सेकंड ठीक है, पड़ता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला इसमें दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। देखो दमदमा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है ये दमदमा जो है, और यहाँ से देखा जाए तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो इस वजह से ये पहला सही है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि थी वो सबसे पहले क्या मध्यपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, तो देखो ये गलत है, क्योंकि ये मध्यपाषाण काल में प्रारंभ नहीं हुई थी, ये नवपाषाण काल में हुई थी। कब, नव में, याद रखना। दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त हुए हैं क्या, तो देखो ये तीसरा भी सही है। ये लहुरादेव जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर, उस जिले में पड़ता है लहुरादेव, और वहीं से प्राप्त हुए हैं प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, तो इस वजह से 1 और 3 सही हैं, 1 और 3, तो ये ऑप्शन सी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी उसका सदस्य कौन नहीं था, ये पूछा है इसमें। देखो सिराज गोपालचारी शिक्षा मंत्री थे, सही है ये तो। राजेंद्र प्रसाद, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ और जान लो, जो मंत्रिपरिषद बनी थी ना अंतरिम सरकार की, उसमें कुल सदस्य कितने थे, 13 थे, याद रखना। इसमें सिराज गोपालचारी जो थे शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल थे, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्या एस राधाकृष्णन उसमें थे, तो देखो ये एस राधाकृष्णन इसमें नहीं थे, और इसमें ये जगजीवन राव ये थे इसमें शामिल। जगजीवन राव कौन थे फिर इसमें, तो बता दूं जगजीवन राव जो थे बाबू जगजीवन राव ये श्रम मंत्री थे। इसके अलावा देखो इसमें गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और आपका शिक्षा मंत्री सी राजगोपालचारी बता दिए, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे, स्वास्थ्य मंत्री थे इसमें गजनफर अली खान,
वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे इसमें। और आपका खान एवं बंदरगाह मंत्री थे होमी जहांगीर बाबा। रेल मंत्री अरुणा आसफ अली थी। उद्योग मंत्री जॉन मथाई थे। संचार मंत्री अब्दुल रब नेस्तार थे। और वाणिज्य मंत्री इसमें चंद्रीगढ़ थे। देखो इन्हें 5-7 बार अच्छे से रिवाइज करो, आप निश्चित इनको याद कर लोगे। ठीक है, इनको याद कर लेना सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में महाजनपद और एक साइड में राजधानी है। अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की, देखो अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर माहिष्मती, ये दोनों राजधानियाँ थी इसकी, उज्जैन और माहिष्मती, तो ये दोनों ठीक हैं, मिलन सही है। वत्स की कहाँ थी? वत्स की थी कौशाम्बी, ना कि साकेत, कौशाम्बी, याद रखना। और देखो मगध की कहाँ थी राजधानी? मगध की थी राजगृह, ये सही है। अंग की चंपा, ये भी सही है। मगध की राजगृह, गिरिव्रज भी कह सकते हो। और देखो कौशल की बता देता हूँ, कौशल की थी ये साकेत जो थी, या फिर श्रावस्ती भी कह सकते हो, साकेत और श्रावस्ती। अब देखते हैं, एक साइड में अशोक के शिलालेख लिखे हुए हैं और एक साइड में राज्य। अशोक के शिलालेखों को अच्छे से रट लेना चाहिए आप सभी को। देखो अशोक के जितने शिलालेख हैं उनमें से किसी को करो ना करो, पर जो अशोक के 14 बृहद शिलालेख हैं उनको तो घोट करके पी जाना, क्योंकि मैं जब भी क्वेश्चन आता है इस शिलालेख से तो उसके बारे में बताता जरूर हूँ। तो देखो ये आपके सामने दिए हुए हैं, धौली का शिलालेख। ये जो धौली शिलालेख है अशोक का, ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ये मिलान करना है क्या, ये देखना है कि कौन सा सही है, देख एक सेकंड, मिलान करना है आपको। देखो धौली शिलालेख कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में है। और एरागुड़ी शिलालेख ये आंध्र प्रदेश में है, तो ए का 3 बी का 2। कालस शिलालेख कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है 1। और सोपारा ये महाराष्ट्र में, 3 2 1 4। देखो धौली शिलालेख उड़ीसा में, और ये एरागुड़ी शिलालेख ये आंध्र प्रदेश में। एरागुड़ी शिलालेख कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और कालस उत्तराखंड में, सोपारा महाराष्ट्र में। 3 2 1 4 इसका आंसर हो जाएगा, 3 2 1 4, तो ऑप्शन ए ही सही है इसका। अब नेक्स्ट देखो, इसमें भी मिलान ही करना है। एक साइड में स्कंदगुप्त के अभिलेख है, एक साइड में उसकी अवस्थिति है। भीतरी स्तंभलेख कहाँ पर है? भीतरी स्तंभलेख जो स्कंदगुप्त का है, देखो भीतरी स्तंभलेख है गाजीपुर में। कहाँ पर? गाजीपुर में, एक का हो जाएगा 2। गढ़वा शिलालेख ये प्रयागराज में है, इसका 1 हो जाएगा। कहोम अभिलेख कहाँ पर है? ये पड़ता है देवरिया में, ये 4 हो जाएगा। और इंदौर ताम्रपत्र ये बुलंदशहर में, ये 3 हो जाएगा। ये सभी स्कंदगुप्त के, याद रखना। भीतरी स्तंभलेख और आपका गढ़वा शिलालेख और आपका कहोम इंदौर, ये सभी स्कंदगुप्त के। ठीक है, तो 2 1 4 3 इसका मिलान होगा, 2 1 4 3, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान के निम्न में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी। देखो पहली अनुसूची में क्या प्रावधान है? देखो पहली अनुसूची में प्रावधान किया गया है राज्यों के नामों और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में, तो इसका आंसर होगा 1। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में। तीसरी में शपथ उनको पदाधिकारियों को। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। और देखो 5वीं अनुसूची ST के क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन के लिए है, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। 6वीं अनुसूची जो है, जो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है, जो 4 उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और 7वीं अनुसूची में सूचियों शक्तियों का विभाजन है, जैसे अलग अलग है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में प्रावधान है। 9वीं अनुसूची आपकी उससे पंचायतों से संबंधित है, यानी भूमि सुधार के कानून से संबंधित है। नहीं, पंचायतों से नहीं, भूमि सुधार के कानून से संबंधित है, जो पहला संविधान हुआ था, संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची है दल बदल पर रोक लगाने से संबंधित। 11वीं अनुसूची है पंचायतों से संबंधित। 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, 29 विषय हैं उसमें कुल। 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है और 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 18 विषय कुल उसमें शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं आप,
क्वेश्चन नंबर 44, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। देखो ये बिल्कुल ठीक है। अमीर खुसरो जो था इसे तोताए हिंद कहा जाता है। वैसे तो इसने कविताएं लिखना बलबन के टाइम से शुरू कर दिया था, लेकिन ये दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी का था। इसे तोताए हिंदी कहा जाता है, याद रखना। कश्मीर को इसने धरती का स्वर्ग भी कहा था इसने, और इसने सितार और तबला की भी शुरुआत की थी, आविष्कार किया था। खड़ी बोली का भी आविष्कार इसी के द्वारा किया गया था, याद रखना। अमीर खुसरो काफ़ी फेमस हैं ये। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, सेकंड भी ठीक है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये भी ठीक है। हरिश्चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, ये गलत है। ये जो थे हरिश्चंद्र, ये समुद्रगुप्त के टाइम में थे, समुद्रगुप्त के दरबार में, यानी संधि विग्रहिक था ये संधि, जो उसके समुद्रगुप्त के टाइम में जो था। ठीक है, तो 1 2 3 इसके सही हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चौथा इसमें गलत है। अब आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में स्कंदगुप्त के अभिलेख हैं, ये तो मैंने बता ही दिया ना अभी, छोड़ो इससे, ये भी बता दिया। 47, ये तो रिपीटेड हो गए शायद। देखो ये देखो क्वेश्चन, इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के काल में विजयनगर आया था क्या? तो देखो ये पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो निकोलो कॉन्टी था ये देवराय प्रथम के शासन काल में ही आया था भारत विजयनगर घूमने। कृष्णदेव राय का दरबार भुवन विजय के नाम से विख्यात था। दरबार जो था भुवन विजय के नाम से विख्यात था क्या? कृष्णदेव राय का दरबार जो था। तो देखो ये भी ठीक है, दूसरा भी। तीसरा है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1575 में। देखो मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, ये 1575 में नहीं 1565 में लड़ा गया था। कब? 1565 में लड़ा गया था, या इसे तालीकोटा का भी युद्ध कहते हैं, राक्षसी तंगड़ी का भी कहते हैं। तो ये 1565 में लड़ा गया था, ना कि 1575 में। तो तीसरा गलत है, आंसर होगा 1 और 2 केवल, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? भारत के संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है इन चारों में से? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। तो देखो ये पहला तो सही है इसका, ये तो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्यों के बीच। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है भारत का, ये भी ठीक है। एकल नागरिकता, क्या पूछा है इसमें? संघीय लक्षण नहीं है। अच्छा संघीय लक्षण नहीं है तो सही है ना। ये तीसरा तो गलत है इसका, एकात्मक एकहरी नागरिकता। जो देखो भारतीय संविधान में देखा जाए तो एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं, लेकिन ये जो एकहरी नागरिकता है ये एकात्मक विशेषता को प्रतीक करती है। ठीक है, एकात्मक विशेषता की विशेषता है ये एकल नागरिकता, ना कि संघीय विशेषता की। और भारतीय जो संघात्मक लक्षणों में देखा जाए तो उसमें हम शामिल करते हैं लिखित संविधान को, कठोर संविधान को, केंद्र और राज्यों में शक्तियों के विभाजन को, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता को, द्विसदनीय विधानमंडल को। इस तरह से अलग अलग कर दें। और एकात्मक में जैसे एकल नागरिकता हो गई, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति हो गई, आपका आपातकाल की घोषणा हो गई, या फिर समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति हो गई, तो इस हिसाब से। और देखो स्वतंत्र न्यायपालिका है, राज्यों में भी है केंद्रों में भी है। ठीक है, तो समझ सकते हो। और ए, बी और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या पूछा? नहीं, ये पूछा संघीय लक्षण नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये जो है। नेक्स्ट देखते हैं अब, कलहड़ की राजतरंगिणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कलहड़ के द्वारा लिखी गई थी राजतरंगिणी, इसके बारे में पूछा है। राजतरंगिणी की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी क्या? बताओ कौन सी भाषा में की गई थी राजतरंगिणी की रचना? तो देखो ये पहला सही है, संस्कृत में ही की गई थी। राजा जयसिंह राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक है, तो ये भी सही है ना। कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें कहा गया है। और देखो इसमें कुल 8 तरंग एवं लगभग 800 श्लोक हैं क्या? देखो इसमें 8 तरंग भी हैं और 8000 श्लोक हैं। हाँ मैं 800 भूल गया, 8000 कर देना, तीनों ही सही हैं इसके ये सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 और 3। तो दोस्तों इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। कैसा लगा बताइए मुझे सभी। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। और देखो
सभी सब्जेक्टों के जो इम्पोर्टेंट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी वगैरह, करंट अफेयर्स के भी सब कुछ इसी में मैक्स हैं। अब तो देखते चलो, 50 क्वेश्चन डेली लाता हूँ, 50 उससे फैक्ट मिलते हैं, तो तकरीबन 100-150 क्वेश्चन हो जाते हैं एक वीडियो में कंप्लीट। जब तक एग्जाम होगा इसी तरह से काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट लगे उनको अपने नोट्स में लिखते जाना, फिर उनका रिवाइज भी करते रहना, अच्छे से समझते रहना। काफ़ी यूजफुल होगी ये सभी क्लास आपके लिए। तो पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लो, और लाइक शेयर भी कर दो दोस्तों के बीच, जिससे सभी को फ़ायदा मिले, और सब्सक्राइब कर लो। बाय, कल मिलते हैं फिर।